नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के आधार पुस्तक जिसका सब्जेक्ट कोड है PS01 में हम इकाई 3 व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित आपके कोई जिज्ञासा, सुझाव या कमेंट है तो वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानने वाले हैं। इसमें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ, परिभाषा, इसका उदय एवं विकास कैसे हुआ, इसके उदय के क्या कारण थे, मूल मान्यताएं क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी आलोचना के क्या पक्ष है, उन सब के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम व्यवहारवाद के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना में समझेंगे कि इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या संदेश मिल रहा है, क्या इस चैप्टर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, यानी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का संक्षेप परिचय। तो देखिए, विज्ञान के सभी क्षेत्रों, चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो अथवा सामाजिक, समय की गति के साथ इनमें नवीन शोधों तथा अनेक आयामों का विकास होता रहता है। 20वीं सदी में प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में आश्चर्यजनक विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक विज्ञान भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरणा लेकर सामाजिक विज्ञानों ने भी अध्ययन पद्धतियों, अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन दृष्टिकोण में आधारभूत एवं गुणात्मक परिवर्तन अपनाया है। राजनीति विज्ञान में वास्तविक प्रगति के व्यवहारवादियों के आगमन के साथ हुई, जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान के वैज्ञानिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की अवधि में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की मानपरक राजनीति के सिद्धांत के विरुद्ध शुरू हुए आंदोलन को अमेरिकी लेखकों ने व्यवहारवादी क्रांति का नाम दिया। इस आंदोलन में जो प्रमुख प्रवृत्तियां उभर कर आई वह है विषय को अधिक से अधिक वैज्ञानिक तथा अधिक से अधिक अंतरशास्त्रीय बनाने की आवश्यकता। व्यवहारवाद परंपरागत दृष्टिकोण में निहित ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक एवं संस्थागत प्राथमिकताओं की अपर्याप्तता से असंतुष्ट होकर दिया गया एक विकल्प है। वे राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यवहारिक व यथार्थ आधारों पर चाहते हैं। ये अनुभवात्मक तथा क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों तथा कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद का संबंध व्यवहारवाद से है और ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण का ही विस्तृत रूप और निरंतरता है। व्यवहारवाद की त्रुटियों ने उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया, यानी व्यवहारवाद में जो त्रुटियां थी उन्होंने ही उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। व्यवहारवाद न केवल राजनीति का विज्ञान देने में असफल रहा जिसका उसने दावा किया था, अपितु यानी वो अपने युग की ज्वलंत समस्याओं तथा चुनौतियों आदि का निदान एवं विकल्प प्रस्तुत करने में भी असमर्थ रहा। सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही स्तरों पर व्यवहारवाद के प्रति असंतोष के कारण पुराने व्यवहारवादियों ने उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। यानी व्यवहारवाद जब नाकाम हो गया तो पुराने व्यवहारवादी थे, उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। यानी जब एक चीज़ नाकाम हो जाती है तो दूसरी चीज़ से उसकी पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। आगे देखिए, उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की शोध तथा अध्ययन पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझने और उसका समाधान करने में सहायता मिले। इस रूप में व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को हमारे युग की समस्याओं के संदर्भ में अधिक जागरूक, प्रासंगिक, कार्यान्वयी बनाया। तो अब इसमें आगे बताया गया है कि व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा की जो समेकित जानकारी है वो अलग अलग खंडों में विभाजित है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हम जानेंगे व्यवहारवाद।
और व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिचय, अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति है। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति है तथा इसे एक निश्चित शैक्षणिक अथवा वैचारिक आंदोलन कहा जा सकता है जो अनुभवात्मक शोध तथा प्रविधियों के निरंतर सुधार में विश्वास रखता है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद अपना ध्यान मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है तथा ये प्रतिपादित करता है कि व्यक्ति के राजनीतिक कार्यों तथा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। राजनीतिक व्यवहार शब्द का प्रयोग अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही किया जाने लगा था। 1951 में शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक व्यवहार संबंधी शोध पर आयोजित एक संगोष्ठी में डेविड ट्रूमैन ने राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या करते हुए बताया कि उसमें मनुष्यों और समूहों की वे सभी क्रियाएं और अंतःक्रियाएं हैं जिनका संबंध प्रशासन की प्रक्रिया से है, समविष्ट है। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का विरोधी है तथा वह दार्शनिक अध्ययन पद्धति तथा कानूनी दृष्टिकोण का विरोध करता है। यानी क्या कहा गया है कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का विरोधी है और वह दार्शनिक अध्ययन पद्धति का कानूनी दृष्टिकोण का विरोध करता है तथा व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों तथा कल्पनाओं को भी अस्वीकार करता है। आगे डेविड ट्रूमैन क्या कहते हैं देखते हैं। आगे देखिए, डेविड ट्रूमैन के मत में व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान से अभिप्राय है शोध व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह अनुभविक प्रणालियों के प्रयोग से होना चाहिए। यानी डेविड ट्रूमैन का मत है कि व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान से अभिप्राय है कि शोध व्यवस्थित हो, यानी शोध व्यवस्थापूर्ण तरीके से हो। आगे देखिए डेविड ईस्टन लिखित है कि व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करती है। यानी डेविड ईस्टन लिखते हैं कि व्यवहारवादी शोध है वो वास्तविक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन, सत्यापन किया जा सकता है तथा ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि के विषय में व्याख्याएं विकसित की जा सके। आगे देखते हैं और कथन। देखिए आगे है हिंज यूलाउ के अनुसार। हिंज यूलाउ के अनुसार राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मनुष्यों के कार्यों का रुख, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। अब यहाँ पर देखिए आप E.M. किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी E.M. किर्क है उसने व्यवहारवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। देख लेते हैं। पहली विशेषता है विश्लेषण और शोध की मूलभूत इकाई में राजनीतिक संस्था की अपेक्षा व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहार को स्थान देना। ठीक है। नंबर 2 पे है समाज विज्ञानों की एकता, अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर अधिक ध्यान देना। नंबर 3 है मापन तथा प्रेरणात्मक तकनीकों पर बल। नंबर 4 पर है व्यवस्थाबद्ध अनुभविक सिद्धांत का विकास करना। देखिए व्यवहारवाद का अर्थ अधिक स्पष्ट और व्यापक के साथ रॉबर्ट ए ड्वाल द्वारा व्यक्त किया गया है जिसके विश्लेषण निम्न अनुसार है। तो देख लेते हैं अब रॉबर्ट ए डाल द्वारा विकसित व्यक्त जो विश्लेषण है उसको देख लेते हैं। तो देखिए रॉबर्ट ए डाल द्वारा ये नंबर 1 कथन है कि ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन है जो अपरंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों तथा उपागमों से असंतुष्ट है। नंबर 2 है इसका विश्वास है कि कतिपय ऐसी पद्धतियों और उपागमों का विकास संभव है जिसकी सहायता से राजनीतिक विज्ञान में अनुभाविक स्थापनाओं और कब्र स्थित सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। नंबर 3 पर है इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोण के निकट संपर्क में लाना है। नंबर 4 है व्यवहारवाद एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीतिक विज्ञान के अनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। संक्षेप में व्यवहारवाद एक अनुभविक वैज्ञानिक उपागम है जिसका लक्ष्य
राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों के विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों को विकसित करने के साथ इनकी वैज्ञानिक व्याख्या करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्यवहारवाद का उदय एवं विकास के बारे में, यानी व्यवहारवाद का उदय एवं विकास कैसे हुआ। तो देखिए, व्यवहारवादी उपागम द्वितीय विश्व युद्ध की जटिल परिस्थितियों की उपज है, जिसने राजनीतिक शास्त्रियों को बाहरी जगत की वास्तविकताओं से परिचित कराया तथा उन्हें अन्य समाज विज्ञानों के निकट भी ला दिया। विश्व स्तर पर हुए इस गंभीर परिवर्तन ने मानव समाज व संस्कृति की परंपरागत अवधारणाओं के स्थान पर नई अवधारणाओं को जन्म दिया। इससे संपूर्ण समाज विज्ञानों के अध्ययन दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसने व्यवहारवादी आंदोलन को जन्म दिया। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रारंभ में दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से सन 1908 में प्रकाशित अंग्रेजी विद्वान ग्राहम वेलेस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा आर्थर एफ बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का उल्लेख महत्वपूर्ण है। इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन प्रणाली में परिवर्तन का प्रतीक था। वेलेस ने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं के प्रसंग में किए जाने का विरोध किया तथा व्यक्ति के विश्लेषण को आवश्यक बताया। इसी प्रकार बेंटले की राजनीतिक अन्वेषण में समूह की संकल्पना तथा प्रक्रिया की उसकी संकल्पना ने व्यवहारवादी उपागम को अत्यधिक प्रभावित किया था। अब देखिए, चार्ल्स ई मैरियम, जिसे व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है, कि 1925 में प्रकाशित पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स का व्यवहारवाद के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मैरियम ने राजनीतिक विज्ञान के अंतःशास्त्रीय और वैज्ञानिक स्वरूप का प्रचार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय को केंद्र बनाया। यहीं पर मैरियम ने अपने सहयोगियों और अनुयायियों की सहायता से इस विचारधारा की प्रस्तावना की, जो बाद में व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की शिकागो विचारधारा या शिकागो संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे देखिए, व्यवहारवादी क्रांति, जिसके आगमन की घोषणा 1925 में शिकागो में हुई थी, काफ़ी वर्षों के बाद धीमी पड़ गई थी। उसका पुनरुत्कर्ष दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1940 के दशक के बाद 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में हुआ। व्यवहारवाद के विकास में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल तथा अनेक उदार संस्थाओं जैसे कार्नेगी, रॉकफेलर तथा फोर्ड आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। व्यवहारवाद के विकास में अनेक अन्य व्यवहारवादी विद्वानों के ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, कैटलिन की पुस्तक ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स तथा डेविड ईस्टन की पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम आदि कृतियां उल्लेखनीय है। इस उपागम के प्रमुख समर्थक विद्वान हैं G.A. आमंड, रॉबर्ट ए डाल, हर्बर्ट साइमन, हिंज यूलाउ, कॉलमैन, कार्ल डायस, ट्रूमैन, किक पैट्रिक, एडवर्ड सिल्स, पावेल, हेराल्ड, लासवेल, डेविड ईस्टन आदि। इन सब के प्रयत्नों के फलस्वरूप व्यवहारवादी उपागम सर्वव्यापक हो गया। व्यवहारवाद की सिद्धांत की पृष्ठभूमि के एक दृष्टि से सामान्य संकल्पना में निहित है, जिसका उद्भव 1920 के दशक के जीवन विज्ञानी जुडविग वान बर्टेलफाई के लेखों में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न विज्ञानों के एकीकरण की आवश्यकता स्पष्ट दिखाई देने लगी, एवं जिसका प्रमुख कारण था संबंधित विषयों में समन्वय की कमी। किसी एक क्षेत्र में शोध का लाभ अन्य को नहीं मिल पा रहा था। वह हर बार एक नवीन प्रारंभ और प्रयास सर्वमान्य समस्याओं के उन्मूलन में प्रक्रियात्मक बाधा बन रहे थे। अब ये स्पष्ट हो रहा था कि इन समस्याओं के निवारण
हेतु उस एकीकृत अध्ययन को अपनाया जाए जो मानवीय व्यवहार एवं उसकी नीतियों की सार्वभौम गतिमान स्थापित करे। सामान्यतः ये प्रयास जीव विज्ञान के अध्ययन द्वारा सक्रिय हुआ। परिचालन की दृष्टि से इसका आरंभ मानव विज्ञान में हुआ एवं तत्पश्चात समाजशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में प्रयोग में लाया गया। व्यवहार के प्रतिरूपों को जानना आवश्यक था, परंतु इससे भी अधिक आवश्यक था कि व्यवस्था के अनुरक्षण को लक्ष्य मानकर उसकी परिचालन संबंधी विविधताओं को समझना एवं मानवीय व्यवहार को वैज्ञानिक बुद्धिसंगत रूप प्रदान करना। इस प्रयास में हम ब्रोनिस्लान, मोलिनोरकी एवं रेडक्लिफ ब्राउन के योगदान को महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद के विकास में गणित द्वारा विकसित तर्कसंगत प्रत्यक्षवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रूडोल्फ कार्नेप, ओटो वान न्यूराथ, हेंस केल्सन, पीटर क्राफ्ट आदि इसके प्रमुख समर्थक थे। इसकी मान्यता थी कि अनुभव एक केंद्रात्मक तत्व है एवं अनुभव सिद्ध आधार पर सत्यापित सीखना तत्व मीमांसा द्वारा प्रेरित सिद्धांतों से अधिक परिशुद्ध और उपयोगी होते हैं। रॉबर्ट मर्टन और टेलकार्ट पार्सन्स आदि समाजशास्त्री मानते ये कि व्यवहार में स्थायित्व लाने हेतु एक अनुकूलन आवश्यक होता है और इसी अनुकूलन से मानवीय व्यवहार में गतिशीलता आती है जो उस उपयोगी सक्रियता प्रदान करती है। व्यवहार मूलतः एक वैज्ञानिक धारणा है जिसकी उत्पत्ति जेबी वॉटसन की कृतियों में हुई, जो मानवीय अभिलाषाओं, आकांक्षाओं और विचारों एवं अभिप्रायों में वैज्ञानिकता एवं वैज्ञानिक शोध के विरोधी थे। वाटसन संवेदनशील अनुकूलतम को महत्वपूर्ण मानते थे जिसमें प्रेरक प्रत्युत्तर सावयव पर आधारित था। इस दृष्टिकोण से व्यवहार एक आत्मपरक, स्वानुभूति मूलक एवं व्यक्ति सापेक्ष सिद्धांत होता है। अब हम बात करेंगे व्यवहारवाद के उदय के कारणों की। तो आइए देखते हैं व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण थे। तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत व्यवहारवाद 3 प्रमुख चरणों में विकसित हुआ। प्रथम चरण था द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व का, जब अध्ययन में अनुभववादी एवं मात्रात्मक शैली का उपयोग हुआ। स्टुअर्ट राइस और हेराल्ड गास्नेल इस शैली के प्रमुख समर्थक थे जो परिशुद्ध सुस्पष्ट चित्रण को महत्वपूर्ण मानते थे। हेराल्ड लासफेल द्वारा प्रतिपादित सारांश विश्लेषण इस दौर की एक उत्कृष्ट उपलब्धि थी। द्वितीय चरण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुआ, जब आमंड, डहाल, ईस्टर्न, ड्यूस इत्यादि विचारकों ने कारणात्मक सिद्धांत का निर्माण किया, जिसने 1950 के दशक में व्यवस्था, उपागम, निर्णय सिद्धांत एवं संसार पर बल दिया। तृतीय चरण सन 1960 के दशक में आरंभ हुआ, जब अध्ययन में गणितीय तकनीकों एवं मात्रात्मक नीतियों में सम्मिलित किया गया। इसी समय व्यवहारवादियों में एक द्विविभाजन घटित हुआ। व्यवहारवादी प्रणाली, पद्धति एवं क्रम को महत्वपूर्ण मानने लगे, जिसके कारण विषय एवं उसके सिद्धांतों की उपेक्षा होने लगी। मीमांसात्मक व्यवहारवादी सिद्धांतों के जाल में फंसे रह गए एवं उन सिद्धांतों को प्रेक्षित करते गए जिनका प्रमाणन संभव नहीं हो पाया। इसलिए नीति निर्माण के संदर्भ में उनकी उपयोगिता सीमित रह गई। व्यवहारवाद के उदय के उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन निम्न अनुसार है, तो देख लेते हैं नीचे। तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट है कि नए विश्व में तेजी से बदलती तकनीकी प्रवृत्तियों तथा बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण राज्य की प्रकृति और लक्ष्यों में भी परिवर्तन आ रहा था। अतः यह आवश्यक हो गया था कि राजनीतिक शास्त्री नए उपागमों, शोध की नई तकनीकों और नई संकल्पनाओं की तलाश करें। नंबर 2 है यूरोपीय समाज के विघटन के साथ साथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में नए राज्यों का उत्थान हो रहा था। नए देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राजनीति शास्त्री अन्य सामाजिक विज्ञानों से अधिक सहायता लें। नंबर 3 है युद्ध के बाद के वर्षों में राजनीतिक शास्त्रियों में अपने विषय की वर्तमान स्थिति के संबंध में कुंठा की भावना बढ़ती जा रही थी, जिसने एक व्यापक असंतोष को जन्म दिया था।
बड़ी तीव्रता से यह अनुभव किया जाने लगा था कि राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में पिछड़ गया था। नंबर 4 देखिए, राजनीतिक शास्त्रियों ने यह भी अनुभव किया कि सरकार और समाज में उनकी प्रतिभा और कौशल की अधिक मांग नहीं थी। नई राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के द्वारा राजनीतिक शास्त्रियों से विशेष सहायता की अपेक्षा की जाती थी, जबकि अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और मानव विज्ञानवेत्ताओं को सरकारी विभाग सलाह मशविरा देने में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका रहती थी। नंबर 5 है, राजवैज्ञानिकों को यह अनुभव हो गया था कि वे शोध के ऐसे उपकरणों का विकास नहीं कर पाए जिसकी सहायता से वे 2 महायुद्धों के बीच के काल में फांसीवाद, नाजीवाद तथा साम्यवाद के उत्थान और लोकप्रियता के कारणों का ठीक से विश्लेषण कर पाते। अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला तो राजनीतिक शास्त्र भी इससे अछूता रहता संभव था। अब बात करेंगे व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं और विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, आइए जान लेते हैं व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं और विशेषताएं। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं, विशेषताओं तथा मूल सिद्धांतों की प्रस्तावना अनेक व्यवहारवादी विद्वानों द्वारा की गई, परंतु डेविड ईस्टर ने व्यवहारवाद की विशेषताओं को समग्रता के साथ प्रस्तुत किया। ईस्टर ने व्यवहारवाद के 8 लक्षण या उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिन्हें एक ऐसी बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया जिसके आधार पर समस्त आंदोलन का भवन खड़ा किया गया। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नियमितताएं, मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार में कुछ नियमितताएं अथवा एक रूपताएं देखी जा सकती है। मानव व्यवहार की इन रूपताओं का सामान्यीकरण किया जा सकता है। व्यवहार की नियमितताओं के आधार पर राजनीतिक घटनाओं की सही व्याख्या एवं उनके पूर्वानुमान किए जा सकते हैं। नंबर 2 पे सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। मानव व्यवहार के संबंध में बनाए गए नियमों का पुनः परीक्षण तथा उसकी पुष्टि की क्रिया को सत्यापन कहा जाता है। इसके सामान्यीकरण की वैधता की जांच करने में सहायता मिलती है। सारा ज्ञान सर्वेक्षण और परीक्षण पर आधारित होना चाहिए। नंबर 3 है तकनीक यानी टेक्निक। तो देखिए, तकनीक का अर्थ अध्ययन के ऐसे से हैं जो तथ्यों के चयन, संकलन, विश्लेषण तथा व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों को शोध के बार में सहायक हो। व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करने एवं उसका विश्लेषण करने में सही ढंग की तकनीकों के प्रयोग को बहुत महत्व देते हैं। शोधकर्ताओं को अपनी शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की हिदायत भी देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 परिमाणीकरण यानी क्वांटिफिकेशन। ये मापन प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य आधार सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता एवं निश्चितता लाना है, जिससे उनको अधिक उपयुक्त एवं अर्थपूर्ण बनाया जा सके। राजनीतिक जीवन का सुनिश्चित और सही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शोध की आधार सामग्री का परिमाणीकरण किया जाना चाहिए और सभी निष्कर्ष परिणात्मक आधार सामग्री पर ही निर्धारित होने चाहिए। नंबर 5 है वैल्यू। व्यवहारवादियों का यह दृढ़ मत है कि मूल्य और तथ्य दो अलग अलग चीजें हैं और विश्लेषण की दृष्टि से भी उन्हें अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि सत्यता अथवा असत्यता को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। शोधकर्ता को अध्ययन के दौरान अपने व्यक्तिगत मूल्यों को अपने अध्ययन से अलग रखना चाहिए ताकि शोध को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। नंबर 6 है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन सिस्टमाइजेशन। शोध क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित होना चाहिए, अर्थात पहले शोध का कार्य किया जाना चाहिए, फिर अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। परंपरावादियों की तुलना में व्यवहारवादी सिद्धांत पर अधिक जोर देते हैं। उनकी दृष्टि में सिद्धांत का अर्थ कल्पना एवं आत्मनिरीक्षण न होकर विश्लेषण, स्पष्टीकरण और भविष्यवाणी है। परंपरावादी मूल्यपरक सिद्धांत की बात करते हैं, जबकि व्यवहारवादियों कार्यकरण सिद्धांत पर जोर देते हैं। नंबर 7 है शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। सिद्धांत
और प्रयोग के ये दोनों वैज्ञानिक प्रयत्नों के अंग हैं, परंतु व्यवहारवादी शुद्ध अनुसंधान पर अधिक ध्यान देते हैं, भले ही उनका प्रयोग विशिष्ट और न्यूनतम सामाजिक समस्याओं से संभव न हो। इस प्रकार व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं और सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों जैसा बनाना चाहते हैं। नंबर 8 है एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समस्त मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है, अतः मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी समग्रता के साथ किया जाना चाहिए, न कि अलग अलग खंडों में। इस कारण किसी भी राजनीतिक घटना के अध्ययन के लिए समाज में होने वाली आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य घटनाओं को सही समझ आवश्यक है। संक्षेप में व्यवहारवाद अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का समर्थक है। अब बात करेंगे आगे व्यवहारवाद की आलोचना की। तो देखिए व्यवहारवाद की आलोचना। तो व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की तीव्र आलोचना इसके जन्म के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। सर्वप्रथम ये आलोचना व्यवहारवाद की मान्यताओं तथा निष्कर्षों से असहमत परंपरावादी राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा शुरू की गई थी। बाद में अनेक व्यवहारवादियों आर्नल्ड ब्रेस्ट, लियो स्ट्रॉस, किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट ए ड्वाल, डायस, सिबली आदि ने भिन्न आधारों पर इसकी आलोचना प्रस्तुत की। व्यवहारवाद की आलोचना के कुछ प्रमुख आधार संक्षेप में निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है व्यवहारवादियों का ये विश्वास कि प्राकृतिक विज्ञान तथा राजनीतिक विज्ञान में आधारभूत समानता भ्रमपूर्ण है। राजनीतिक विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, अतः इसे प्राकृतिक विज्ञान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में राजनीतिक विज्ञान के तथ्य अधिक जटिल, परिवर्तनशील, कम परीक्षण योग्य तथा अस्पष्ट होते हैं। व्यवहारवादियों ने राजनीति के अध्ययन से मूल्यों को बहिष्कृत करने की गलती की। सामाजिक विज्ञानों का अस्तित्व मूल्यों के बिना संभव नहीं है। जब एक शोधकर्ता अपनी शोध का प्रारंभ करना चाहता है तो वह शोध संबंधी विषय के तक में वह अपने व्यक्तिगत मूल्यों से प्रभावित होता रहता है। वह व्यक्तिगत मूल्य कहीं उसके निष्कर्षों को भी अवश्य प्रभावित करते हैं। नंबर 3 है मानव व्यवहार के राजनीतिक व्यवहार का मापन असंभव है, इसलिए व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असफल रही। मानव स्वभाव अत्यंत जटिल हैं और उसके अंतर्मन की गहराइयों को भी मालूम नहीं किया जा सकता। नंबर 4 है व्यवहारवादी विचारकों ने ऐसी भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया जिससे ये शब्दाडंबर इन शब्दों का आडंबर, ये शब्द सॉरी मैं सही बोल नहीं पाया था, इसका मतलब है शब्दाडंबर। ये शब्द शायद इन्होंने खुद ही गलत लिखा है, क्योंकि इस शब्द का मतलब है शब्दों का आडंबर। शब्दों का आडंबर है इस शब्द का मतलब। यानी व्यवहारवादी विचारकों ने ऐसी भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया जिससे ये शब्दों के आडंबर से अधिक और कुछ नहीं है। तो अभी जो शब्द लिखा गया था वो भी कितना भारी भरकम था, जिसे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि जो लिखा गया था वो शब्दाडंबर था। तो ये शब्दाडंबर नहीं होता है, शब्दों का आडंबर है, तो इसको मिक्स कर दिया, जिस वजह से शब्दों की जो मूल प्रकृति है वो बिगड़ जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप उनके तर्क अर्थहीन और शब्द जाल दिखाई पड़ते हैं। नंबर 5 है व्यवहारवादियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वे शोध के उपकरणों को परिष्कृत बनाने पर अत्यधिक ध्यान देते हैं और इस बात पर कम कि शोध का उद्देश्य क्या है। नंबर 6 है व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता तथा सुविधा के लिए केवल छोटे छोटे समूह का अध्ययन करते हैं। इन अध्ययनों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो पूरी तरह से संपूर्ण समाज का निष्कर्ष मानना एक बड़ी भूल होगी। नंबर 7 है व्यवहारवादी अध्ययन अत्यधिक खर्चीला है, क्योंकि शुद्धता की पूर्णता के नाम पर बार बार सर्वेक्षण करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। नंबर 8 है परंपरावादी राजनीति शास्त्री व्यवहारवादी उपागम को राजनीतिक तथा घटनाओं को समझने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं मानते। इनकी मान्यता है कि व्यवहारवादी उपकरण राजनीतिक के घटनाओं को समझने में कुछ सीमा तक सहायक हो सकते हैं, परंतु ये पूर्ण की वास्तविकताओं को समझने में अपर्याप्त है। मेलफोर्ड सिबली लिखता है कि राजनीति को समझने के लिए कलाकार की विशिष्ट अंतर्दृष्टि का होना उतना ही आवश्यक है जितना वैज्ञानिक की सुनिश्चितता का। नंबर 9 पर है व्यवहारवादियों की त्रुटि यह है कि उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को न तो परिभाषित किया और न ही उसके अध्ययन क्षेत्र को
निश्चित किया। दूसरी तरफ व्यवहारवादियों के बिना इस बात को समझे कि राजनीतिक क्षेत्र का अन्य समाज विज्ञानों से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि उन्होंने अन्य सामाजिक विज्ञानों की अवधारणाओं, पद्धतियों तथा तकनीकों पर बल दिया। इस स्थिति ने यह भय उत्पन्न किया कि राजनीतिक विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपने अस्तित्व को खो सकता है। सिबली के अनुसार व्यवहारवाद के इस युग में राजनीतिक विज्ञान की शोध का नेतृत्व समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मनोरोग विद्वानों के हाथों में चला गया। नंबर 10 है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते। वस्तुओं को समझने, उनकी व्याख्या करने और उनके संबंध में भविष्यवाणी करने के वैज्ञानिक उपकरण एक मात्र उपकरण नहीं है। इस संबंध में सिबली ने लिखा है कि राजनीति का अध्ययन केवल इस आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी कि वह आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए। तो हमारा काम केवल व्यवहारवाद से नहीं चलेगा। हमें राजनीतिक चिंतक के इतिहास, नीति, सांस्कृतिक इतिहास, शास्त्रीय परंपरा के परिकल्पनाशील राजनीति शास्त्र, राजनीति का विवरण और प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव सभी से सहायता लेनी होगी। नंबर 11 पर है, परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की अपर्याप्तता की आलोचना नीति निर्माण के दृष्टिकोण से भी करते हैं। नीति निर्माण में तथ्यों के अतिरिक्त नैतिक, अनुभविक एवं विधेयी पहलुओं की आवश्यकता होती है, परंतु व्यवहारवादी पद्धति इनकी उपेक्षा करती है। अतः व्यवहारवादी उपागम नीति निर्माण में सही मायने में योगदान देने में असमर्थ है। सिबली का मत है कि मात्र विज्ञान ही एकमात्र पद्धति नहीं है, नीति संबंधी ज्ञान के लिए अन्य पद्धतियों का सहारा लिया जाना चाहिए। यह था व्यवहारवाद के बारे में। अब हम जानेंगे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। उसके लिए उत्तर व्यवहारवाद शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। व्यवहारवाद की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की अधिक विकसित अवस्था है। ये व्यवहारवाद के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में आए परिवर्तन एवं विकास की अवस्था को इंगित करता है। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्य को और उन्मुख और राजनीतिक विज्ञान को नई दिशाओं की ओर मोड़ने के साथ ही अतीत व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ने में परिवर्तनशील है। उत्तर व्यवहारवाद वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया, विकास और नई अनुरक्षण, आगे की दिशा में एक कदम और न पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति। अतः उत्तर व्यवहारवाद के विरोध मात्र एक प्रतिक्रिया न होकर रचनात्मक संबंधी सुधार आंदोलन है। सुधार को प्रकृति इस प्रकार होनी चाहिए कि वह अपने युग की समस्याओं के हल में अधिक से अधिक योगदान देने में समर्थ हो। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें मूल्यों तथा तथ्यों दोनों का ही उचित महत्व दिया गया है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के महत्व को स्वीकारते हैं, परंतु उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करता है जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर शुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। उत्तर व्यवहारवादियों का केवल तर्क यह है कि शोध का महत्व समस्याओं में ही है, उससे अलग नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद जो वस्तुतः एक सुधार आंदोलन तथा एक प्रवृत्ति है राजनीतिक विज्ञान के
क्षितिज को नए आयामों की दिशा में विस्तृत करने में परिवर्तनशील है। इसके दो नारे कर्म और प्रासंगिकता। इसका मूल मंतव्य है कि राजनीतिक विज्ञान का शोध एवं अध्ययन समाज की वास्तविकताओं आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए तथा राजनीतिक को मूल्य निरपेक्ष रहकर अध्ययन करने की अपेक्षा स्वयं मानव मूल्य के रक्षार्थ कर्म करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन का उदय परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की अपर्याप्तताओं के विकल्प के रूप में हुआ था। इस आंदोलन ने राजनीतिक हेय को नवीन तथ्य, नवीन अध्ययन सामग्री और पद्धतियां प्रदान की, लेकिन 1960 के दशक में ये स्पष्ट होने लगा कि व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान की अपनी कमियां और सीमाएं हैं। व्यवहारवाद एक और अपने सैद्धांतिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा था। दूसरी तरफ ये शुद्ध अनुसंधान कार्य में अत्यधिक डूबे रहने के कारण समकालीन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को समझने और उनके समाधान के ठोस विचार देने में भी असमर्थ रहा। सन 1960 के दशक में डेविड ईस्टन, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से था, व्यवहारवादी स्थिति पर सबसे भारी प्रहार किया। ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्ष भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। संक्षेप में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। देखिए, सबसे पहले नंबर 1, व्यवहारवादी प्राकृतिक विज्ञान एवं राजनीतिक विज्ञान में आधारभूत समानता मानते हैं। इस आधार पर उन्होंने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान जैसी शुद्ध पद्धति एवं तकनीक अपनाने पर जोर दिया। अतः वे प्राकृतिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान के सूक्ष्म अंतर को समझने में असमर्थ रहे। उस उपरोक्त मान्यता के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। नंबर 2 है, व्यवहारवादियों का दृढ़ विश्वास था कि मानव व्यवहार का एवं ऐसे सिद्धांतों का निर्माण जिनके आधार पर मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सके वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा संभव है, परंतु वास्तविकता यह है कि का औपचारिक व्यवहार एवं उसकी अचेतन आकांक्षाएं अविच्छिन्न रूप से जुड़े हैं, अतः उनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन मापना संभव नहीं है। व्यवहारवादी नंबर 3 है, व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर अत्यधिक बल दिया गया है। तथ्य प्रधान अध्ययन को भी विज्ञान का प्राय मानकर मूल्यों की पूरी अपेक्षा की गई है। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के कारण ही व्यवहारवाद को अर्नाल्ड ब्रेस्ट ने 20वीं सदी की दुखद घटना तथा लियो स्ट्रॉस ने इसे गटर की विजय कहा। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी तथा मूल्य दोनों को प्रासंगिक मानते हैं, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्व को स्वीकार करते हैं। नंबर 4 है, राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने अपने युग की प्रमुख समस्याओं शीत युद्ध, आणविक युद्ध का खतरा, जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, नव स्वतंत्र अफ्रो एशियाई देशों के समस्या आदि के प्रति तटस्थता उदासीनता का रुख अपनाकर अपने दायित्वों की उपेक्षा की। वस्तुतः इन समस्याओं के प्रति उनकी निष्क्रियता ने उनके समय की दृष्टि को अप्रासंगिक बना दिया और उत्तर व्यवहारवाद के उदय के लिए जमीन तैयार की। अब बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण और मान्यताएं। तो देखिए, डेविड ईस्टन जिसने व्यवहारवादी दृष्टिकोण की 8 विशेषताओं को बताया है, अब उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या की है। इसमें 7 प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत किया है। प्रासंगिकता का धर्म का है। डेविड ईस्टन द्वारा उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या के लिए प्रस्तुत प्रासंगिकता का सिद्धांत के 2 मूल आधार है, एक प्रासंगिकता और दूसरा क्रियानिष्ठता। डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख आलोचनाओं का उल्लेख इस प्रकार से है। नंबर 1 है, तकनीक से पहले सार यानी विषय है। राजनीतिक विज्ञान की शोध तकनीक की अपेक्षा वस्तु का अधिक महत्व है। अनुसंधान के लिए परिष्कृत तकनीक आवश्यक तो है ही, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण वह है उद्देश्य जिसके लिए इन तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। उत्तर व्यवहारवादियों के अभिमत में समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक है कि अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक किया जाए। व्यवहारवादियों का नारा था कि स्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं। इस नारे के प्रत्युत्तर में उत्तर व्यवहारवादियों ने नारा दिया कि अप्रासंगिक सुनिश्चित से अस्पष्ट
होना बुरा कम था। नंबर 2 है सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि समकालीन राजनीतिक शास्त्र को सामाजिक यथास्थिति का समर्थक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपना ध्यान प्रमुख सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। व्यवहारवादी अपना सारा समय केवल तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण पर देते हैं। वे उन तथ्यों को व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते थे। इन सब का परिणाम ये हुआ कि व्यवहारवादी अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिक परिवर्तन के विरोधी अथवा रूढ़िवादी बन जाते हैं। नंबर 3 है समकालीन समस्याओं के निदान पर बल। व्यवहारवादी युग में राजनीतिक विज्ञान के राजनीति की क्रूर अथवा यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया और तटस्थता का ढोंग करते थे। अतः उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीतिक विज्ञान का ये दायित्व है कि वह मानवता की आवश्यकताओं का पता लगाए तथा राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के समाधान में यथासंभव योगदान दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो समाज के लिए राजनीति विज्ञान की उपयोगिता सिद्ध नहीं की जा सकेगी। नंबर 4 है मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवादियों ने मूल्य के सर्वथा उपेक्षित मान लिया था, जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये मानते थे कि राजनीति में मूल्यों की बहुत अधिक महत्व है। मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जानी चाहिए। ठोस ज्ञान के गलत प्रयोग की संभावना बनी रहती है। यदि ज्ञान का प्रयोग सही उद्देश्यों के लिए करना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति पर पुनर्स्थापित करना होगा। नंबर 5 है समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी समाज में बुद्धिजीवियों की एक विशिष्ट भूमिका स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु बुद्धिजीवियों को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, अन्यथा बुद्धिजीवी होने के कारण उन्हें समाज में जो विशिष्ट स्थान है महत्व प्राप्त है उससे उन्हें वंचित होना पड़ेगा। नंबर 6 है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी ज्ञान के क्रियात्मक पर बल देते हैं। उनकी मांग है कि चिंतनोन्मुख ज्ञान के स्थान पर क्रियाशील होना। डेविड स्टन के शब्दों में जानने का अर्थ है कि कार्य का अपने उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। अतः विज्ञान का समस्त अनुसंधान क्रियाशीलता की भावना से प्रेरित होना चाहिए, जिससे ऐसे ज्ञान का प्रयोग समाज की समकालीन समस्याओं को सुलझाने एवं उसके पुनर्निर्माण में किया जा सके। व्यवसायों का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादी व्यवसायों के राजनीतिकरण की अनिवार्यता पर जोर देते हैं। उनकी मान्यता है कि समाज के लिए समुचित उद्देश्यों को निर्धारित करने तथा समाज को इन उद्देश्यों की दिशा में प्रेरित करने की महत्वपूर्ण भूमिका बुद्धिजीवियों की है। अतः बुद्धिजीवियों के संघों, शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों आदि मानव मूल्यों की रक्षार्थ भूमिका अदा करनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना। अब बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना के बारे में। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद जो कि व्यवहारवाद का अगला चरण है, राजनीतिक वैज्ञानिकों की देन है। इसका उपागम परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण तथा दृष्टिकोण के दोषों को दूर राजनीतिक विज्ञान को नवीन दिशा देने का प्रयत्न किया। फिर उत्तर व्यवहारवाद में कुछ ऐसे दोष भी हैं जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना के प्रमुख आधार निम्नलिखित है। नंबर 1, उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में तथ्य तथा मूल्य दोनों को महत्वपूर्ण मानते हुए एक नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, किंतु इसके कारण उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध पैदा हुए। मूल्य तथा तथ्य दोनों को सम्मिलित करने का अर्थ है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को एक साथ ही मूल्य सापेक्ष, आदर्शवादी व व्यक्तिनिष्ठ बनाने के अलावा मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी व वस्तुनिष्ठ भी बनाना चाहते हैं, जबकि ये संभव नहीं है। नंबर 2 है उत्तर व्यवहारवादी तकनीक की अपेक्षा विषय वस्तु को महत्व देते हैं। वस्तुतः क्रम की दृष्टि से तकनीक से पहले सार विषय वस्तु का स्थान आता है। इस दृष्टिकोण का अर्थ ये हुआ कि वे पहले शोध का उद्देश्य तय करते हैं, फिर इससे पूर्व निश्चित उद्देश्य की पुष्टि हेतु तकनीक का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का उनका अध्ययन पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है और इसे अवैज्ञानिक कहा जाता है। नंबर 3 है उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना। ये एक आधार भी है कि इसकी प्रतिबद्धता
उस प्रासंगिकता के प्रति है जिसे अमेरिकी राष्ट्रीय हितों व मूल्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है। उत्तर व्यवहारवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद के अधिनायकवादी मूल्यों तथा उदारवाद के लोकतांत्रिक मूल्यों के संपूर्ण संघर्ष को अपनी भाषा में विश्वव्यापी राजनीतिक सामाजिक संघर्ष का और समस्त राजवैज्ञानिकों व अन्य बुद्धिजीवियों को उदारवादी मानव मूल्यों का खुला समर्थन करने का आह्वान किया। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण की आवश्यकता पर बल दिया व विश्व स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता का आह्वान है। नंबर 4 है उत्तर व्यवहारवादी मानव मूल्यों की रक्षा में समाज के राजनीतिक वैज्ञानिकों एवं सभी बुद्धिजीवियों की भूमिका पर अधिक बल देते हैं, किंतु जिन मानव मूल्यों की वे बात करते हैं वे केवल उदारवादी मूल्य हैं, अतः वे अपने उदारवादी मूल्यों को ही मानव मूल्य मानते हैं, इन्हें स्वयं सिद्ध और शाश्वत मूल्यों के रूप में स्वीकारते हैं। नंबर 5 है उत्तर व्यवहारवाद द्वारा उदारवादी मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य एवं आधारभूत मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया, परंतु तथ्य विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्नता, गरीबी आदि अनेक बीमारियों से समस्याओं से जूझ रही है, इसके लिए मानव मूल्यों को सीमित महत्व है। अब बात करेंगे व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद का तुलनात्मक दृष्टि से। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी जगत में राजनीतिक विज्ञान की समग्र धारणा में ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इस क्रांतिकारी परिवर्तन का श्रेय व्यवहारवाद को जाता है, जिसने राजनीतिक विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय, अध्ययन पद्धति आदि को प्रभावित किया। व्यवहारवादी क्रांति के माध्यम से ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनने की होड़ में पूरी तरह से जीवन की वास्तविक समस्याओं से हट गया, किंतु उत्तर व्यवहारवादी युग ने अपने मूल्यों, नीतियों और समस्याओं से संबंध रखा है। इसी कारण उत्तर व्यवहारवादियों द्वारा उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद में महत्वपूर्ण सुधार माना गया है। इस प्रकार व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विकास की दो भिन्न अवस्थाओं को प्रकट करते हैं। व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में आधारभूत समानता स्वीकारी है और इसी आधार पर राजनीतिक विज्ञान विकसित करने की असंभव कोशिश की, किंतु उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान नहीं मांग है और उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी है। व्यवहारवादी शोध की तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं और इसीलिए विश्वसनीय ज्ञान की शोध में वे तकनीकी कुशलता प्राप्त करने की कोशिश में रहते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी तथ्य और तकनीक दोनों साथ साथ उचित प्रयोग पर बल देते हैं और साथ हो सकते हैं। ये तथ्यों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यवहारवादी व्यवहारिक समस्याओं से अपने को पृथक कर लेते हैं, मूलभूत ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, का समर्थन करते हैं, परंतु उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार शोध महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के साथ संबंध होनी चाहिए। राजनीतिक वैज्ञानिकों समकालीन सामाजिक समस्याओं के समाधानों का सुझाव देने के साथ ही वांछित परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। व्यवहारवाद तथ्य तथा मूल्यों को पृथक करता है, अध्ययन में केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकारता है, मूल्यों की उपेक्षणीय है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों तथा मूल्यों दोनों का महत्व स्वीकारता है तथा इन दोनों कार्यों व साथ जोड़ता है। व्यवहारवादियों पर रूढ़िवादी होने का आरोप लगाया जाता है कि वे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के अनुरक्षण में काम में जुटे हुए थे और इसी दृष्टि से उन्होंने अपने शोधों उपकरणों का विकास किया, परंतु उत्तर व्यवहारवादी परिवर्तन की स्वीकार कर नई संभावनाओं की ओर उन्मुख होते हैं। वर्तमान काल में व्यवहारिक स्तर पर व्यवहारवादियों तथा उत्तर व्यवहारवादियों के बीच परस्पर विरोध की स्थिति समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार मानकपरक व्यवहारवाद का सम्मिश्रण राजनीतिक विज्ञान को सभी प्रकार सभी दृष्टियों से समृद्ध बनाएगा। तो अब जान लेते इस चैप्टर का सार, इसके बाद ये चैप्टर हो जाता है खत्म। देखिए, सारांश ये है कि व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के दो भिन्न चरणों को इंगित करते हैं, जो मूलतः अमेरिकी राजवैज्ञानिकों के प्रयासों का परिणाम है। सन 1945-1970 का काल व्यवहारवादी युग माना जाता है। इस काल में व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्रियों ने परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के मूल्य प्रधान, आदर्शवादी तथा व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन के स्थान पर मूल्य निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ और कठोर वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित अध्ययन का एक ऊंचा आदर्श रखा। इस उपगम ने राजनीतिक के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति, सांख्यिकी प्रयोग, अनुभवात्मक के साथ तालिकाओं, ग्राफ,
गणितीय मॉडल, अनुमान, प्रविधि आदि विधियों के बारे में अपना अनुभविक ज्ञान बनाने का प्रयास किया। व्यवहारवादियों की दृष्टि में राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान के लिए प्राप्ति अर्थात सिद्धांत निर्माण है। इसी प्रयास में व्यवहारवादियों ने अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का भी प्रतिपादन किया। एक और महत्वपूर्ण बात व्यवहारवादियों के समझ में यह है कि उन्होंने संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन के स्थान पर व्यवहार को राजनीतिक अनुसंधान का केंद्र बनाने पर बल दिया। वस्तुतः इसका लक्ष्य मानव व्यवहार को समझना है, इसकी व्याख्या करना तथा उसके भविष्य में भविष्यवाणी करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद माध्यम से आधुनिक राजनीति विज्ञान को नई मान्यताएं, नवीन मान्यता प्रदान करने के साथ ही नए विश्लेषणात्मक औजार दिए। दृष्टि से मानव विज्ञान के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका उल्लेखनीय। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान के संतुलित अथवा आधुनिक विकास की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसका विकास प्रारंभ 1970 से माना जाता है। ये वह समय था जब राजनीतिक शास्त्रियों को व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की अपर्याप्तता का आभास हो गया था और उन्होंने प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया था कि ऐसे अनुसंधान की क्या उपयोगिता है जिसे समकालीन सामाजिक समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया। इस दृष्टि से उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम है इसने स्थापित किया। इसने परंपरावाद में निहित मूल्य गुण और व्यवहारवाद में निहित तथ्य गुण को राजनीतिक अध्ययन का महत्व देकर समन्वयवादी दृष्टिकोण का विकास किया। उत्तर व्यवहारवादियों का यह दृढ़ विश्वास है कि राजनीति का ज्ञान वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं जटिलता से अलग होकर रहकर विकसित नहीं किया जा सकता। अतः जिसने शोध की महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के साथ समानता प्रयोजनशीलता का समर्थन किया। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिक मानव मूल्यों के प्रसंग में सामाजिक समस्याओं के समाधानों का सुझाव प्रस्तुत करने के अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन को लाने के आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर समाज पुनर्निर्माण में योगदान दे। संक्षेप में उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक का अध्ययन में मानकों व मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठापित किया करने तथा तकनीक की अपेक्षा विषय वस्तु पर अधिक बल देने का आग्रह करते हैं। इसके अतिरिक्त वे शोध को सामाजिक आवश्यकताओं और समस्याओं की दृष्टि से प्रासंगिक और कार्यान्वयन बनाने का अनुरोध करते हैं। तो यह था आपके चैप्टर 3 जिसके व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पक्ष के बारे में हमने जाना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो से संबंधित अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।